नमस्कार स्टूडेंट्स, हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। कल तक हमने विस्कोसिटी के बारे में स्टडी किया था। आज हम इसका नया पॉइंट है बर्नौली थ्योरम के बारे में बात करेंगे। बर्नौली थ्योरम पढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन डेफिनेशन बताता हूं। पहला है स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है? अगर आपके पास फ्लूइड इस तरह से फ्लो कर रहा है कि किसी एक पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल्स निकलेंगे वो सभी की वेलोसिटी सेम हो और सेम डायरेक्शन में हो, उस केस में उस ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई फ्लो है, किसी एक पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो सेम वेलोसिटी, लेकिन किसी दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पी पॉइंट से जाने वाले ऑल पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। लिख लीजिए, व्हेन in the case of flow, when in the case of flow at any point the velocity of each particle passing through that point is same in both magnitude and direction, then flow is known as streamline flow. क्लियर? सेकंड आता है आपके पास लेमिनर फ्लो आता है। लेमिनर फ्लो क्या होता है? अगर फ्लो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर डिफरेंट लेयर्स में हो और वो लेयर्स एक दूसरे से मिक्स ना हो, किसी एक लेयर की वेलोसिटी सेम रहे लेकिन दूसरी से अलग हो, इस पूरी लेयर पर जितने भी पार्टिकल हैं सभी की वेलोसिटी सेम हो, लेकिन नीचे की लेयर से उसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो, राइट? ऐसे फ्लो को आप क्या कहेंगे? लेमिनर फ्लो कहेंगे। ओके, लिख लीजिए इसमें, इफ ए लिक्विड इज फ्लोइंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, if a liquid is flowing on a horizontal surface with a steady flow and moves in the form of layers of different velocities, सभी की अलग अलग different velocities which do not mix with each other, then flow is known as laminar flow. Next है turbulent flow। क्या होता है? अगर किसी भी एक पॉइंट से जाने वाले सभी पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट हो, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल passing through at any point is different, if the velocity of particles passing through any point is different, then flow is known as turbulent flow. In this case, the velocity of flow will be greater than critical velocity. Velocity of flow will be greater than critical velocity. Critical velocity क्या है? Critical velocity
the maximum velocity of fluid due to which fluid is flow in streamline is known as critical velocity. ओके। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है रेनॉल्ड्स नंबर। एक्चुअली में रेनॉल्ड्स नंबर क्या होते हैं? यूनिट सरफेस है, यूनिट एरिया पर लगने वाला इनर्शियल फोर्स in unit area to viscous force in unit area। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है रो वी सी डी बाय ईटा। रो क्या है? आपके पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। डी क्या है? डायमीटर ऑफ ट्यूब है जिसके अंदर से उसका फ्लो हो रहा है। वीसी क्या है? आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी है। और ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? अगर आपके पास एन आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1000 हो, देन आप कह सकते हैं फ्लो क्या होगा? स्ट्रीमलाइन होगा। और अगर एन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 हुई तो टर्बुलेंट होगा। और अगर 1000 से 2000 के बीच में रहती है तो उस केस में आप कह सकते हैं कि फेज चेंज हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है, वो अनस्टेबल कंडीशन होगी। वहां पर क्या है? उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। मेरी बात क्लियर? ये कुछ आपके पास डेफिनेशन है जिनको आप याद रखेंगे, राइट। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब अगर इस फ्लो को समझना चाहते हैं स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट को, तो मान लो किसी टैप है, कोई वाटर टैप है ना, उससे वाटर नीचे गिर रहा है, एक कांस्टेंट फ्लो में गिर रहा है, वो क्या रहेगा? एक स्ट्रीमलाइन की तरह बिहेव करेगा। लेकिन आप उस फ्लो के अंदर अपने हाथ को डाल दीजिए या उसकी पाइप को, उस टैप का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर देंगे तो उस केस में वो फ्लो किस में कन्वर्ट हो जाता है? टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। आपके पास पॉइंट आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या? देखिए जरा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए कह रहा है, किसी भी स्टेडी फ्लो के लिए कह सकते हैं, फॉर एनी स्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कॉस। ये सब कंडीशंस होती हैं किसकी? एक आइडियल फ्लो की बात कर रहा है। इसके लिए आप कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट ईच क्रॉस सेक्शन।
किसी भी क्रॉस सेक्शन से जाने वाला फ्लो जो होगा उसका रेट जो है, रेट ऑफ फ्लो, वो कांस्टेंट रहेगा। रेट ऑफ फ्लो क्यू इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt। मान लीजिए आपके पास ये कोई पाइप है, आप इसमें किसी dx की बात करते हैं जिसके लिए क्रॉस सेक्शन A है, यहां A1 है, यहां A2। इस dx में वेलोसिटी v है, यहां कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन A है, तो आप वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इनटू थिकनेस ना। तो Q इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, A dx बाई dt, जिसे आप वेलोसिटी लिख सकते हैं तो AV। इसका मतलब Q इक्वल टू AV आपके पास क्या रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। और अगर Q इक्वल टू AV आपके पास कांस्टेंट है तो उस केस में आप कह सकते हैं कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब A1 V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2। इस क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी V1 होगी तो यहां पर क्या होगी, आपको पता है अगर A1 इज ग्रेटर देन A2 देन V2 डेफिनेटली ग्रेटर देन होगा किससे, V1 से। ओके, यहां क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, जहां कम क्रॉस सेक्शन होगा वहां पर वेलोसिटी बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि ये कोई टैप है, इससे वाटर फ्लो किसी वेलोसिटी v से नीचे गिर रहा है, तो ये h हाइट पर जाकर कितना क्रॉस सेक्शन बनाएगा, आपसे ये क्रॉस सेक्शन पूछ सकता है। ये h डेप्थ नीचे गिर रहा है, राइट, हो सकता है इससे और भी नीचे जाए, ऐसे भी। ओके, क्लियर। लेकिन आपसे h डेप्थ नीचे वो क्रॉस सेक्शन पूछ रहा है, ये क्रॉस सेक्शन आपके पास A है, यहां वेलोसिटी उसकी v है, जब v नॉट है, तो आपको पता है ग्रेविटी के कारण इस पर वर्क होगा, तो h डेप्थ नीचे वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh का रूट होगी, राइट। h डेप्थ नीचे वेलोसिटी क्या होगी, v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh हो जाए। मैं रेट ऑफ फ्लो q की बात करता हूं तो AV इक्वल टू A नॉट V नॉट लिख सकते हैं। तो आपके पास A कितना हो गया, A नॉट V नॉट बाई V हो जाएगा। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं A इक्वल टू A नॉट V नॉट बाय रूट V नॉट स्क्वेयर प्लस 2gh। ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन होगा किसका, उस वाटर फ्लो का, उस फ्लूइड का जो नीचे जा रहा है। मेरी बात क्लियर। इसी पर और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल सा कई बार, कि मान लीजिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये कोई पाइप है, इधर कोई फ्लूइड जा रहा है और यहां से कुछ इधर भी जा रहा है। मान लीजिए इनका एरिया आपको अलग अलग दे दिया है, ये एरिया मान लो A1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A3 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां पर आपको दे दिया गया है कि उसकी वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी, यहां से जाने वाले की वेलोसिटी मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ यहां वाली वेलोसिटी क्या होगी। आप इस पॉइंट के लिए देखें, इसके इनसाइड फ्लो इक्वल टू आउटसाइड फ्लो होगा, तो इनसाइड फ्लो क्या है, A1 V1 ना, आउटसाइड कौन कौन है, A2 V2 प्लस A3 V3। आपको V3 पता करना है तो V3 क्या हो गया, A1 V1 माइनस A2 V2 बाय, तो A1 V1 आपके पास कितना है, देखिए 10 इंटू 20 माइनस, यहां देखिए कितना है आपके पास
5 इंटू 30 ओवर यहाँ कितना है 2.5, तो ये कितना आ गया 200 माइनस 150/2.5, तो 50/2.5 तो कितना हो गया आपके पास 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड हो जाए। ओके, इसका मतलब वहां से जो फ्लो बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इस तरह से आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बर्नौली थ्योरम देखते हैं। बर्नौली थ्योरम देखने से पहले हमें फ्लूइड की टोटल एनर्जी पता करनी है कि किसी फ्लूइड के अंदर एनर्जी कितने टाइप की होती। जैसे आप मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यहां पर अगर हम किसी फ्लूइड की एनर्जी की बात करते हैं तो फ्लूइड के पास 3 टाइप की एनर्जी होती। पहली एनर्जी उसकी प्रेशर एनर्जी होती। प्रेशर एनर्जी क्या है देखिए, पहला देखिए प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी के लिए आप लिख सकते हैं dW इक्वल टू PdV लिख सकते हैं, dW इक्वल टू PdV। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगी, फॉर यूनिट वॉल्यूम P लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। फॉर यूनिट वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वॉल्यूम के लिए आप लिख सकते हैं 1/2 mv²/v, जिसे आप डेंसिटी लिखते हैं 1/ρv²। फिर आप h हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास mgh होगी। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए आप क्या लिख सकते हैं, m/v करेंगे जिससे ρgh लिख सकते हैं। राइट? अब आपके पास इक्वेशन आती है बर्नौली के द्वारा दी गई थी, तो बर्नौली इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन या थ्योरम कह सकते हैं। बर्नौली के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई 2 क्रॉस सेक्शन है, किसी पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है, यहाँ पर V1 है, यहाँ V2 है, किसी ग्राउंड लेवल से मान लीजिए ये H1 हाइट पर है, ये H2 हाइट पर है, यहाँ पर प्रेशर P1 था, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, या प्रेशर P2 होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। Then according to Bernoulli, for a steady flow, incompressible, streamline, non-viscous, irrotational flow, the sum of all 3 energy for unit volume remains same. यूनिट वॉल्यूम के लिए तीनों एनर्जी का सम मतलब P 1/ρv² प्लस ρgh की वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इन 2 पॉइंट के लिए आप लिख सकते हैं P1 प्लस 1/2 ρv1² प्लस ρgh1 इक्वल टू P2 प्लस ρgh2 प्लस 1/2 ρv2²। ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी। मेरी बात क्लियर? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि GH से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो आपके पास ρg से डिवाइड कर दिया प्लस v²/2g प्लस h इक्वल टू कॉस्ट। इन्हें आप क्या लिख सकते हैं, P/ρg को हम प्रेशर हेड लिखते हैं, प्रेशर हेड। राइट? v²/2g को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी हेड लिखते हैं, एंड h को हम क्या लिखते हैं, ग्रेविटेशनल हेड लिखते हैं।
द सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड इज रिमेन सेम फॉर एनी फ्लूइड। ओके, तो आप इससे भी इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर? अब इसके एप्लीकेशंस आते हैं। पहला एप्लीकेशन स्टडी फ्लो के लिए ही देख लें। किसी स्टेशनरी, किसी रेस्ट पर कोई फ्लूइड हो, उसके लिए हम देखें। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो रेस्ट के केस में आप क्या लिखेंगे? जब रेस्ट में होगा तो V1 और V2 बराबर हो जाएंगे 0 के। देन बर्नौली थ्योरम आपके पास क्या बनेगी? P1 प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस रो जी। अगर आपके पास H2 ग्रेटर देन है H1 तो डेफिनेटली P1 ग्रेटर देन होगा किससे? P2 से। तो आप, क्योंकि ये बड़ा है तो डेफिनेटली ये बड़ा हो, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1। इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस इस केस में क्या होगा? रो जी H2 माइनस H1 हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? उसके बाद आ जाता है कि सेम हाइट पर अगर हम देखते हैं तो सेम हाइट पर क्या होगा? अगर आप बर्नौली थ्योरम में सेम हाइट पर देखेंगे तो सेम हाइट पर आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, देखिए। नेक्स्ट आता है एट सेम हाइट। ग्राउंड से सेम हाइट पर कोई पाइप है, राइट, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, दोनों हाइट दोनों की ग्राउंड से सेम है। इस तरह की पाइप है तो ग्राउंड से हाइट तो सेम है दोनों की। उस केस में H1 और H2 इक्वल है। यहां प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया A1, या वेलोसिटी V2 है, एरिया A2 है, प्रेशर P2। क्लियर? इस केस में आप क्या लिख सकते हैं? P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब इसमें देखिए, आपको पता है A1 इज ग्रेटर देन A2 ना, देयरफॉर V2 इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है तो डेफिनेटली P1 बड़ा हो जाएगा, देन P1 इज ग्रेटर देन, क्योंकि ये बड़ा है तो डेफिनेटली उस केस में P1 माइनस P2 इक्वल टू होगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहां से एक और कंसेप्ट आ जाता है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है वहां प्रेशर भी ज्यादा होगा, जिसका एरिया कम है वहां प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आया था कि V2 इज ग्रेटर देन V1। तो जब A1 ग्रेटर देन A2 हो तो V2 ग्रेटर देन V1 होगा। ये कहां से पता लगा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर V2 बड़ा है तो यहां इक्वेशन से पता लग रहा है कि P1 इज ग्रेटर देन P2। मेरी बात क्लियर? तो ये आपके पास इसका सेकंड एप्लीकेशन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ओके, अब हम बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ओके, बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या है, देखिए। हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए, इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे हम बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन में। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेंचुरी मीटर क्या है। ये एक डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लो के रेट को आप, फ्लूइड के रेट को आप इससे डिफाइन करते हैं। कैसे होता है? इसमें दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन होते हैं, कुछ इस तरह की इसकी शेप होती है। ये क्रॉस सेक्शन इसका A1 है, यहां से इसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, ये A2 है, और ये आपके पास A1। यहां पर एक पाइप होती है वर्टिकल,
और एक वर्टिकल पाइप यहां होती, ये दोनों सेम लेवल पर हैं। इस तरह की पाइप है, देखना यूं फिर यूं, ओके, ऐसे नहीं है ये ग्राउंड से जो लेवल इसका है वही लेवल इसका होगा। ये ग्राउंड लेवल सेम है दोनों का, कुछ इस तरह से आई, फिर क्रॉस सेक्शन कम हुआ, फिर वापस क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हुआ, ओके। और यहां पर पाइप है, यहां ऊपर को लगी, तो दोनों का लेवल क्या हो गया, सेम हो गया, राइट। अब देखिए इसके अंदर से किसी फ्लो का, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, क्लियर। अब इसमें लिक्विड प्रेशर के कारण ऊपर जाएगा, जो भी फ्लूइड है इसमें भी ऊपर जाएगा। इन दोनों लेवल के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो मान लो h है, वो लेवल का डिफरेंस हम देख लेते हैं। अब इसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा, इन पाइप्स देयर इज नो फ्लो, राइट। पाइप के अंदर, इस ऊपर वाली पाइप के अंदर कोई फ्लो नहीं हो रहा, इसे वेंचुरी मीटर कहते हैं। इधर इनपुट से जोड़ देते हैं, इधर ये आउट, जो फ्लो हो रहा है उस पाइप के अंदर जोड़ देते हैं, राइट। अब देखिए इन पाइप्स के अंदर कोई फ्लो का, फ्लूइड का कोई फ्लो नहीं हो रहा। तो अगर इस पॉइंट पर प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पर प्रेशर P2 है, तो इनका प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, जिसका प्रेशर ज्यादा है वो ज्यादा हाइट तक जाएगा, जहां कम है वो कम। वैसे भी आपने पढ़ा था कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होगा तो वहां पर प्रेशर भी ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी, राइट। मान लो यहां पर इसकी वेलोसिटी v1 है और यहां पर इसकी वेलोसिटी v2, तो आप यहां से प्रेशर डिफरेंस को क्या लिखेंगे, P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या पढ़ा था, रो जी एच पढ़ा था। ये यहां का प्रेशर डिफरेंस है। सेम हाइट पर बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2। यहां से देखिए P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसे आप क्या लिख सकते हैं, रो जी एच इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो से रो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या रिलेशन आ गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH आ जाएगा। अब देखिए अगर रेट ऑफ फ्लो Q हो, इफ द रेट ऑफ फ्लो इज Q, देन आप Q को क्या लिख सकते हैं, A1 V1 इक्वल टू A2। इसका मतलब V1 इज इक्वल टू Q बाय A1 एंड V2 इज इक्वल टू Q बाय, अगर आप इन दोनों वैल्यू को यहां पुट करते हैं तो क्या आया, Q स्क्वायर 1/A2 स्क्वायर माइनस 1/A1 स्क्वायर इक्वल टू 2G। तो आपके पास क्या आ गया, Q स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर ओवर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। तो आपके पास Q की वैल्यू फाइनली आ जाएगी क्या, A1 A2 रूट 2GH ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। आप इन सभी वैल्यूज को पुट करोगे, आपके पास रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा, ओके। आपको सब वैल्यूज दी होंगी, जो डिफाइन करना है Q, उसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास पिटॉट ट्यूब। ये किसी भी लिक्विड का वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए यूज, जब फ्लूइड की वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए, ये रेट ऑफ फ्लो, ये वेलोसिटी, इससे भी वेलोसिटी निकल जाती है। यहाँ की वेलोसिटी देखनी है V1, तो V1 के लिए आप क्या लिखोगे, Q बाय A1 से निकाल लोगे, क्लियर। पिटॉट ट्यूब में क्या होता है, देखिए इस तरह से एक ट्यूब होती है, ये बहुत ही नैरो क्रॉस सेक्शन रखा जाता है, क्लियर। या बहुत ही नैरो क्रॉस सेक्शन मतलब फ्लूइड इसके अंदर नहीं जा पाता।
ये रो डेंसिटी है, हो सकता है इसके अंदर भी सेम डेंसिटी का फ्लूइड हो। यहां पर देखें वेलोसिटी उसकी v है और यहां अंदर नहीं जा रहा, मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। तो वेलोसिटी कम होने के कारण या प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहां से ये फ्लूइड को नीचे डिस्प्लेस कर देगा और इधर वाला ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए इनमें डिफरेंस h आ गया। मान लो इसमें कोई डिफरेंट डेंसिटी सिग्मा का फ्लूइड भरा हुआ है। अब इस एक पॉइंट और दो पॉइंट की बात करते हैं अपन। 1 पॉइंट के लिए मैं लिख सकता हूं, 1 पॉइंट इसके अंदर ही देखो, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट लिया। 1 पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि v1 इक्वल टू 0 है। 2 पर वही वेलोसिटी है जो फ्लूइड की थी। क्लियर? P1 माइनस P2 आपने पता कर लिया, P1 इज हाई और P2 क्या है, लो, और इनमें डिफरेंस कितना आ गया, सिग्मा जी एच। रो की जगह डेंसिटी क्या है, सिग्मा। क्लियर? अब देखिए सेम हाइट के लिए P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं P1 माइनस P2 प्लस 0, क्योंकि V1 0 था, इक्वल टू 1/2 रो V2। तो आपके पास V कितना आ गया, इसको आप क्या लिखेंगे, 2 सिग्मा जी एच बाय रो का रूट लिख सकते हैं। अगर दोनों में सेम डेंसिटी का मटेरियल भरा है तो वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, √2gh आ जाएगी। मेरी बात क्लियर? तो इस तरह से भी आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास आता है टॉरिसेल्ली थ्योरम आ जाती है। टॉरिसेल्ली थ्योरम क्या है, देखिए, अगर आपके पास किसी कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है और उसके किसी हॉल से फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी को डिफाइन करने की एक थ्योरम है जिसे टॉरिसेल्ली थ्योरम कहते हैं। इससे आप वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स भी कह सकते। ओके, क्या है देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर भरा हुआ है वो किसी फ्लूइड से। मान लो इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड की हाइट कैपिटल H है। इसके अपर सरफेस से आपने स्मॉल h हाइट पर एक स्मॉल होल किया, यहां से फ्लूइड बाहर निकलने लगा और इस तरह से ग्राउंड पर हिट करेगा। क्लियर? जो यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, इसकी वेलोसिटी को ही हम वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स कहते हैं। टॉरिसेल्ली ने बताया कि इसके फ्री सरफेस से अगर बॉडी को फ्री फॉल छोड़ा जाए तो उस फ्री फॉल बॉडी की इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वही इस लिक्विड की वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द पोजीशन ऑफ हॉल इज सेम, which is equal to the velocity of a body which is free fall from the upper surface of a fluid and velocity at that point। इस पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वही होगी। जब आप h हाइट से किसी बॉडी को फ्री फॉल छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी √2gh होती है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्री फ्लक्स क्या होगा, √2gh होगा। अगर हम इसे डिफाइन करें तो यहां पर वेलोसिटी क्या ली, 0। प्रेशर P1 क्या था, एटमॉस्फेरिक, या P2 क्या था, P0, और V2 इक्वल टू क्या था आपके पास, V था। इसकी ग्राउंड से हाइट h थी, तो इसकी ग्राउंड से हाइट क्या होगी, h माइनस h ना। देन आप बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। वैल्यू पुट करें, P1 क्या था, P0 प्लस 1/2, ये 0 हो गया, प्लस रो जी एच इक्वल टू P0 प्लस 1/2 रो V स्क्वायर डिफाइन करना है, प्लस रो जी हाइट क्या है, h माइनस एच। तो आपके पास P0 से P0 कैंसिल हो गया, रो जी एच से रो जी एच कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, 1/2 रो V स्क्वायर माइनस रो जी एच इक्वल टू 0, रो भी गया 0। तो वेलोसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, √2g।
क्लियर। अगर यहां से इसकी रेंज की बात कर लें कि रेंज क्या होगी, आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द रेंज ऑफ फ्लूइड, कितनी डिस्टेंस पर जाकर के फ्लूइड गिरेगा, उसकी रेंज आपसे पूछ लेते हैं, तो उसकी रेंज क्या होगी। देखिए रेंज के लिए आप कह सकते हैं कितने टाइम में नीचे आएगा, टाइम फ्री फॉल बॉडी वाला टाइम लगेगा, तो √2h/g होता है। तो यहां टाइम कितना हो गया, 2h-h/g। यहां से आपके पास रेंज क्या होगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, आप लिख सकते हैं √2gh इंटू 2h-h/g। तो g से g कैंसिल हो गया, आपके पास रेंज होगी 2√h-h इंटू h। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी, अगर यहां से मैक्सिमम रेंज की बात कर लेता है तो dr/dh उसके लिए 0 होना चाहिए, व्हेन r मैक्सिमम। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल 0 करेंगे तो h-h का डिफरेंशियल h और -h² का 2h = 0, तो h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, h/। कहने का मतलब उस फ्लूइड के मिड पॉइंट पर अगर होगा तो उस केस में रेंज उसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मेरी बात क्लियर, उस केस में उसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर मेरी बात। अब इस केस में रेंज मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, आर मैक्सिमम को आप क्या लिख सकते हैं यहां से, 2√h-h/2 इंटू h/2, तो ये क्या आ गया h²/4, तो h/2, तो मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी, h के इक्वल हो जाएगी। क्लियर। इसी में देखें कई बार ऐसा क्वेश्चन ना आकर इसको चेंज कर दिया जाता है, राइट। मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए कि ये कंटेनर किसी सरफेस पर रखा है, ग्राउंड से किसी हाइट पर रखा है, मान लीजिए ये रहा कोई h, इसके ऊपर कोई कंटेनर रखा है और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है या कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ये भी h हाइट तक। अभी इस कंटेनर में आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम हाइट के लिए जो आपके पास मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास क्या आया था, जो हॉल है इसका वो कहाँ होना चाहिए था, h = h/2, मतलब इसके मिड पॉइंट पर होना चाहिए था। लेकिन अगर इसमें पूछता है तो इसमें मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज के लिए वो हॉल कहाँ होना चाहिए, अगर ये आपसे पूछ लेता है तो उस केस में आप क्या करेंगे। देखिए उस केस में अभी देखा कि मिड पॉइंट पर होना चाहिए, राइट। मिड पॉइंट पर कहाँ, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, मान लो ये 2h है, अब मिड पॉइंट कहां, आपने देखा टोटल का मिड, यहां भी निकाल लेंगे, h + 2h/2 बोले तो 3h/2, तो नीचे से कितनी हाइट होनी चाहिए, 3h/2 होनी चाहिए, राइट। कितनी, 3h, क्योंकि क्या पढ़ा था, ग्राउंड से टोटल हाइट का मिड पॉइंट पढ़ा था ना। तो टोटल मिड क्या हो गया, ये h है, ये 2h है, तो फॉर मैक्सिमम रेंज द पोजीशन ऑफ हॉल क्या होगी, h + 2h/2 बोले 3h/2, मतलब यहां पर हो गया ग्राउंड से 3h/2, ये रहा, राइट। ये कोई पॉइंट है, ये हाइट कितनी है ग्राउंड से, 3h/2, मतलब ये हाइट कितनी है, h/2, और ये हाइट कितनी है, 3h/2। अब उसकी रेंज मैक्सिमम होगी, ये रेंज क्या होगी उसकी, मैक्सिमम होगी। क्लियर। इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी यहां से देखेंगे √2gh, h कितना है, 3h/2, मतलब √3gh होगी। और मैक्सिमम हाइट कितनी हो, रेंज क्या होगी, रेंज r मैक्सिमम = वेलोसिटी इंटू t, वेलोसिटी कितना है, √3gh इंटू रूट हाइट क्या, 2h, कितना हो गया
2 इंटू 3h/2/g, 2h/g। h कितना है आपके पास? 3h/2, g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास मैक्सिमम रेंज कितनी आ गई? 3h आ गई, जो इसकी टोटल हाइट के बराबर होनी चाहिए थी, अब भी थी। लेकिन अगर इसमें इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए आपके पास ये कहानी हो, अगर इस तरह से हो कि कंटेनर को h हाइट पर रखा है, कंटेनर को h की बजाय हमने कहां रख दिया? ग्राउंड से 2h हाइट पर रख दिया, और कंटेनर की हाइट h है। अब मैक्सिमम के लिए ग्राउंड से हाइट क्या होनी चाहिए? ग्राउंड से हाइट होनी चाहिए, आपने जो पढ़ा है वो ही करोगे। लेकिन 3h/2 कहां हो गया? यहां हो गया, यहां तो क्या है? सरफेस है। उस केस में जब ये हाइट h इज लेस देन किसकी हाइट? इस सरफेस की हाइट, हाइट ऑफ सरफेस, हाइट ऑफ वॉल कह लो, स्टैंड कह लो, जो भी है, राइट। इसकी हाइट से कम होगी जब ये, उस केस में हॉल कहां होगा? मैक्सिमम रेंज के लिए इसके बॉटम पर होना चाहिए। मेरी बात क्लियर? तो कहां पर होना चाहिए? इसके बॉटम पर होना चाहिए, तो उसकी रेंज क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मेरी बात क्लियर? तो उस केस में बॉटम पर, अदरवाइज आप इस कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर? ये था इसका वेलोसिटी निकल। अब इसके कारण फोर्स क्या होगा? इस कंटेनर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप उसके एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा उसकी बात करें। मान लीजिए आपके पास यह कंटेनर है, यहां पर कोई स्मॉल ए क्रॉस सेक्शन का हॉल है जिससे फ्लूइड बाहर आ रहा है। इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए h हाइट तक इसमें फ्लूइड भरा हुआ था, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए कैपिटल A, राइट। अब देखिए, व्हेन द हाइट ऑफ फ्लूइड इज y, मान लो इसको भूल जाओ h है, मान लो ये हाइट किसी टाइम y है, तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगी? √2g y ना। यहां से फ्लूइड मान लो dy डेप्थ नीचे आता है किसी वेलोसिटी v डैश से, ये डेप्थ कितनी है? dy। क्लियर? अब अगर यहां से ये v डैश टाइम में बाहर आता है, नीचे आता है, तो ये वेलोसिटी v डैश क्या हो जाएगी आपके पास? डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज होने की रेट है। माइनस dy/dt, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके वॉल्यूम के, उसके डिक्रीज होने की रेट। अगर मैं रेट ऑफ फ्लो की बात करूं, जो q डैश होगा वही q होगा। q डैश को लिख सकता हूं av डैश इक्वल टू av, इसका क्रॉस सेक्शन है। आपके पास क्या आ गया? ये माइनस a dy/dt इज इक्वल टू a√2gy। तो आप इस तरह को इधर लेकर जाएं तो माइनस a/a dy/√2gy इक्वल टू dt ना। तो हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ, तो dt इक्वल टू माइनस a/a√2g इंटीग्रेशन y-2 dy। इस y की पावर -1/2 थी, तो इस -1/2 को हम ऊपर ले गए। मान लो h1 हाइट थी इसकी 0 पर, और t टाइम पर इसकी हाइट कितनी होगी फ्लूइड की? h2। h1 ग्रेटर है किससे? h2 से। पहले h1 हाइट था, अब कितना आ गया? h2 आ गया। हॉल से हाइट पहले h1 थी, अब h2 आ गई।
वहां तक आने में कितना टाइम लगा, t इक्वल टू माइनस ए बाय ए रूट 2g इंटू इसके इंटीग्रेशन क्या हुआ, -1/2 + 1, तो 1/2 / 1/2, तो y की पावर 1/2 / 1/2 फ्रॉम h1 टू, ये 2 ऊपर आ जाएगा, आपके पास क्या आया, t इक्वल टू माइनस ए बाय ए रूट 2/g, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो रूट h2 माइनस रूट h1, h1 मैंने बताया था ग्रेटर है h2 से, तो टोटल टाइम क्या आ गया, a बाय ए रूट 2/g रूट h1 माइनस h2। कंप्लीटली उसे खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो कंप्लीटली खाली होने के लिए टाइम क्या रहेगा आपके पास, h1 इक्वल टू h और h2 क्या हो गया 0, तो आप t इक्वल टू लिख सकते हैं a बाय ए रूट 2h बाय, मेरी बात क्लियर। इसके अलावा एक पॉइंट और आ जाता है कि इस फ्लूइड के कारण, मान लो इस कंटेनर को आपने यहां रखा है और इसे एक स्मूथ सरफेस पर रखा है, यहां से इसके बिल्कुल बॉटम पर कोई हॉल था, तो उसके कारण इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, मैं कंटेनर का मास नेग्लिजिबल मान लेता हूं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, राइट, उस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये स्मूथ सरफेस पर है। देखो जब यहां से फ्लूइड बाहर निकलेगा किसी वेलोसिटी v से, किसी टाइम इसकी हाइट h है मान लीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्या रहेगा आपके पास, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स v इक्वल टू होगा रूट 2g क्लियर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो A0 है और कंप्लीट इसका क्या है, कैपिटल A, क्लियर। अब यहां से जब v वेलोसिटी से फ्लूइड निकलेगा तो पीछे को एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, जो आप न्यूटन लॉज में पढ़ते हैं, वो क्या होगा, ρA0v² होता है, कितना होगा, ρA0v², कहां पढ़ते हैं हम, F इक्वल टू v dm/dt से पढ़ते थे लॉज ऑफ मोशन में, dm को हम क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, तो डेंसिटी इंटू एरिया, तो डिस्टेंस का डिफरेंशियल वेलोसिटी हो जाता है, जिससे ये ρA0v² हो जाएगा। इस फोर्स के कारण ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, तो एक्सेलरेट क्या होगा, फोर्स बाय मास ना, मास भी लगातार वेरिएबल है, फोर्स भी लगातार वेरिएबल है, लेकिन बात देखिए यहां पर वेलोसिटी h पर डिपेंड कर रहा है, h के कारण वेरिएबल था, तो v² आपके पास रूट 2gh होगा, तो मास भी इस हाइट के कारण वेरी कर रहा था, क्यों, क्योंकि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम था, और वॉल्यूम क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट h। जब आप इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आया आपके पास, एक्सेलरेशन होगा ρA0v² मतलब 2gh बाय मास क्या है, ρAh, रो से रो कैंसिल, h से h कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया 2A0 बाय a इंटू जी, तो इस एक्सेलरेशन से वहां से फ्लूइड बाहर निकलेगा, मेरी बात क्लियर। इसका क्रॉस सेक्शन a हो गया, इसकी हाइट h होगी, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, ओके। तो इस एक्सेलरेशन से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स से रिलेटेड कहानी हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा और 2-3 टाइप के कंसेप्ट आते हैं, लेकिन मैं इसी में एक पॉइंट और बताऊं आपको। कई बार दो फ्लूइड का मिक्सिंग आ जाता है, तो दो फ्लूइड का जब मिक्सिंग आता है उस केस में हम ई फ्लक्स वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं उसकी हम बात करें।
वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स को आप कैसे निकालोगे? मान लीजिए आपके पास किसी कंटेनर के अंदर दो फ्लूइड भरे हुए, वो मिक्स नहीं हो रहे आपस में। मान लीजिए h हाइट तक कोई डेंसिटी 2 रो का फ्लूइड भरा है, इसके ऊपर h हाइट तक कोई अनदर फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है। हमने यहां पर एक हॉल किया जिसकी ये हाइट h/2 है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्लियर? इसकी वेलोसिटी पूछ लेता है आपसे क्या होगी। तो उस केस में आपके पास दो डिफरेंट फ्लूइड हैं, तो हम इसके इंटरफेस की बात करें दोनों की, इंटरफेस पर सेम प्रेशर के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं। इंटरफेस के किसी भी पॉइंट पर इस फ्लूइड के कारण प्रेशर कितना है, यहां पर मैं प्रेशर की बात करता हूं तो P1 कितना है मेरे पास? P1 इस फ्लूइड के कारण क्या था? रो जी एच। मैं इसको चेंज कर देता हूं। इस कंटेनर के अंदर मैं सारा ही फ्लूइड 2 रो डेंसिटी वाला भर देता हूं। मान लीजिए ये इंटरफेस वाला पॉइंट था, ये हाइट h थी, या ऑलरेडी 2 रो भरा था, मैंने इसके ऊपर h डैश हाइट पर और भर दिया और उसकी डेंसिटी भी क्या कर दी? 2 रो। तो यहां प्रेशर सेम रहना चाहिए। सेम प्रेशर के लिए मुझे कितनी हाइट का 2 रो वाला फ्लूइड भरना है? तो अब इस पॉइंट पर मैं प्रेशर देखूं तो P1 डैश मेरे पास क्या आ गया? 2 रो जी h डैश आ जाएगी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये दोनों प्रेशर सेम रहने चाहिए। तो उस केस में 2 रो जी h डैश शुड बी इक्वल टू रो जी h। तो इसका मतलब आपके पास h डैश कितना होना चाहिए? h बाय, इसका मतलब इस कंप्लीट की हाइट आपके पास 3h/2 होनी चाहिए। h था और h डैश और बद। आपने ग्राउंड से h/2 डिस्टेंस पर कोई हॉल किया था, तो इसका मतलब अपर एंड से कितना हो गया? h हो गया। सारा ही लिक्विड आपने कौन सा ले लिया? 2 रो वाला। इस रो वाले को रिमूव कर दिया। सेम प्रेशर के केस में 2 रो वाले की हाइट कितनी होगी इस कंसेप्ट से निकाल लेंगे। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इक्वल टू √2gh होगी, क्योंकि हाइट कितनी है? h है। तो ई फ्लक्स वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? √2gh आ जाएगी। मेरी बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखिए। ऐसे ही आपके मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन है मटेरियल में कि h/2 इधर और h/2 इधर दो हॉल है, यहां से वेलोसिटी v1 है, यहां से v2 है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि फाइंड द रेशियो ऑफ v1 बाय, तो ये सेम कंसेप्ट है। देखिए, तो ये सेम कंसेप्ट है। देखिए, इसमें v2 की वैल्यू अभी डिफाइन की है अपन ने इस कंसेप्ट से, तो आपके पास v2 क्या आ जाएगा? आपके पास v2 आ जाएगा v2 इक्वल टू होगा √2gh। लेकिन v1 क्या है? कितनी हाइट पर है? टॉप से h/2 हाइट पर है, तो v1 क्या हो गया? √2gh/2 से 2 कैंसिल, तो √gh। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास? 1/√2 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास इसका टॉरिसली थ्योरम थी, उससे रिलेटेड इसका कंसेप्ट था। इसके अलावा बर्नौली के कुछ और एप्लीकेशंस है, हम कल की क्लास में उसे डिस्कस करते हुए सीट को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।